नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसएल की क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत देखने वाले हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं। यह हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, और भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारा 35वां लेक्चर चल रहा है। आज हम लोग संविधान की प्रमुख विशेषताएं के अंतर्गत देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने संविधान की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत देखा था विश्व का, अर्थात भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसको हम लोगों ने देखा था कि इसमें कितने आर्टिकल है, कितने अनुच्छेद हैं, कितने भागों में बटा हुआ है। उस पर आधारित एमसीक्यू भी हम लोगों ने देखा था। इसके अंतर्गत विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान के अंतर्गत हम लोगों ने इसको काफ़ी डिटेल में हम लोग इसे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा इसके फीचर देखा था भारतीय संविधान की विशेषता के अंतर्गत। अगर आप नहीं देखे हैं इसे प्रीवियस वाला वीडियो तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। दूसरी विशेषताएं के अंतर्गत देखा था भारतीय संविधान की, यह विभिन्न देशों के संविधान से ग्रहण किया गया। अर्थात हमने इस विशेषता के अंतर्गत देखा था कि भारतीय संविधान सभा में जो मेंबर थे लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा था, और वहाँ से जो जो अच्छा लगा वह भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया था। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि किस देश से क्या लिया गया था। इस पर आधारित एमसीक्यू भी हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इस सारे देशों के बारे में हम लोग देखा था कि कहाँ से क्या लिया गया भारतीय संविधान में, और इस पर आधारित एमसीक्यू भी हम लोग पढ़ चुके हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता के अंतर्गत आज हम लोग तीसरी विशेषता से शुरू करने वाले हैं। हम लोगों ने दो विशेषता देख ली है भारतीय संविधान की। यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरा, यह विभिन्न देशों से ग्रहण किया गया हुआ है। अर्थात संविधान की बहुत सारी विशेषताएं जो है विभिन्न देशों से ग्रहण किया गया था, उस पर आधारित हम लोगों ने एमसीक्यू भी देख लिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं तीसरा जो फीचर है इसका संविधान की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत, यह लचीला एवं कठोर का मिला जुला रूप है। अर्थात भारतीय संविधान जो है वह उसको संशोधन करने के लिए कुछ प्रावधान ऐसे है जिसमें एक कठिन प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है, और दूसरी उसमें क्या है कि कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको एक साधारण बहुमत से ही पारित कर दिया जाता है। जब हम लोग आर्टिकल संविधान संशोधन पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 368 पढ़ेंगे 368, उसमें देखेंगे कि संविधान को संशोधन करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसको हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग पढ़ना है कि भारतीय संविधान जो है वो क्या है, उसको संशोधन करने के लिए क्या करना है। उसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसके लिए एक कठोर प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। दूसरा, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें सिर्फ साधारण बहुमत से ही पारित कर दिया जाता है। तो यह तीसरी विशेषता हम लोग को देखा कि संविधान को संशोधन करने के लिए कभी कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाता है। यह दोनों का मिला जुला रूप है। चौथा फीचर हम संविधान का देखते हैं। संविधान के चौथे फीचर में है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। इसको समझते हैं। जैसा कि बता दें कि भारत में जो है संघीय व्यवस्था है, लेकिन पावर जो है जब समय आए तो पावर कहाँ है, पावर सेंटर में केंद्रित है। अर्थात ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट अपनी काम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करेंगे, लेकिन जब कंडीशन ऐसा घट जाए, कुछ ऐसी हो जाए, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें जो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि पावर जो चला जाता है किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर चली जाती है। तो आपसे क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या फीचर आते हैं, और एकात्मकता व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या फीचर आते हैं, क्वेश्चन का भी पूछते हैं। ठीक, ऐसे संविधान की विशेषता के अंतर्गत यह है चौथा जो हमारा विशेषता है, उसमें है कि भारत में है क्या, एक संघीय व्यवस्था है। ठीक, लेकिन क्या है कि जब संघीय व्यवस्था होते हुए भी कभी सिचुएशन ऐसा घट जाए जिसमें क्या होता है, पावर जो है एकात्मक हो जाता है, अर्थात पावर जो है सेंटर में केंद्रित हो जाता है, अर्थात पावर जो है सेंटर में आ जाता है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर डिसीजन लेती है उस सिचुएशन में। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संघीय व्यवस्था में क्या क्या प्रावधान हैं। संघीय व्यवस्था में क्या या यूँ पूछेंगे कि संघीय व्यवस्था में कौन कौन से फीचर है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी व्यवस्था या कौन सा फीचर संघीय व्यवस्था के अंतर्गत
नहीं आते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देंगे, दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, इस तरह आपको 2-3 फीचर यहाँ से दे देंगे, एक फीचर अलग आपको दे देंगे। आपको उनमें से ऑप्शन निकालने पड़ेंगे। जब हम लोग MCQ बनाएंगे यथार्थ प्रश्न उत्तर जब सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि संघीय व्यवस्था के क्या फीचर है। संघीय व्यवस्था के फीचर में है दो सरकार अर्थात स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, शक्तियों का विभाजन, जैसे हमने देखा था शक्तियों का विभाजन किया गया है जो है राज्य सूची के रूप में, उसके बाद केंद्र सूची के रूप में, समवर्ती सूची के रूप में हम लोग देखा था कि शक्तियों का विभाजन 7 शेड्यूल में किया गया है। तो यहाँ है संघीय व्यवस्था के हम लोग फीचर देख रहे हैं। फीचर में क्या देखें, दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता अर्थात सर्वधर्म संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक, और द्विसदनीयता अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, है ना, विधानसभा जो हम लोग देखते हैं स्टेट लेवल पे उसको। तो ये जो फीचर हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, संघीय व्यवस्था के फीचर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एकात्मकता के फीचर क्या कौन से है। एकात्मकता बोले या गैर संघीय लक्षण या गैर संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है। उसके अंतर देखते हैं, एक सशक्त केंद्र, जैसा कि शब्द से ही है एकात्मकता अर्थात पावर एक जगह केंद्रित होगा। एक सशक्त केंद्र, एक पावरफुल केंद्र होगा अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे। एक संविधान होगा ताकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ही संविधान से क्या किया जाए, उसको गवर्न किया जाए। एकल नागरिकता, ठीक, जैसा कि अमेरिका में देखेंगे स्टेट के लिए अलग नागरिक होता है और सेंट्रल के लिए वहाँ पे अलग नागरिकता अर्थात ड्यूअल नागरिकता होती है कहाँ पे, अमेरिका में देखने को। लेकिन हमारे भारतीय में क्या है, भारत में एक सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है। एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका अर्थात स्टेट में देखेंगे हाई कोर्ट, सेंटर में क्या है सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी एकात्मकता के जो है लक्षण है आपको या गैर संघीय लक्षण है ये। अखिल भारतीय सेवा, ठीक, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। उसके बाद आपातकालीन प्रावधान, ये सब जो फीचर है आपको, ये सब फीचर क्या है, एकात्मकता को सुनिश्चित एकात्मकता के फीचर है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि एकात्मकता के फीचर इनमें से कौन नहीं है। क्या करेंगे, इनमें से 3 ऑप्शन दे देंगे, कहेगा संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, और सेकंड ऑप्शन, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन दे देंगे डी में आपसे शक्तियों का विभाजन, ठीक, जो हम लोगों ने देखा था वो संघीय व्यवस्था के लक्षण है। तो डी हमारा जो होगा वो आंसर होगा अर्थात शक्तियों का विभाजन वो संघीय व्यवस्था के फीचर है, न विशेषताएं हैं, ना कि एकात्मकता के फीचर है। कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। संविधान में कहीं भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि संविधान में किस आर्टिकल में संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान में आर्टिकल 1 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, जब मेंस का आंसर लिखेंगे तो यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अनुच्छेद 1 उस लिखने के लिए कि जब भी आप संघीय व्यवस्था पर क्वेश्चन लिखते हैं तो वहाँ पे आपको अनुच्छेद 1 का प्रयोग करना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है जो है भारत का एक राज्यों का संघ है। क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है। अब यहाँ ये समझना है कि संघ क्या होता है, एक ग्रुप, एक समूह, कुछ लोगों का या कुछ राज्यों का मिलकर एक समूह बनाना, ठीक। लेकिन यहाँ एक विशेषता है भारतीय राज्यों के संघ में, भारतीय संघ में एक विशेषता ये है, ठीक, कि भारत में जो संघ बना हुआ है वह जो है किसी समझौते के आधार पे नहीं बना है। जनरली ये होता है कि जब हम किसी ग्रुप बनाते हैं तो एक एग्रीमेंट बनाते हैं, एग्रीमेंट के अंतर्गत हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, या स्टेट जो होते हैं वो मिलते हैं, एक समझौता करते हैं, एक क्या होता है लिखित बनाते हैं। लेकिन हमारा जो भारतीय जो संघ बना हुआ है, स्टेट का जो बना हुआ है, वह किसी एग्रीमेंट या किसी समझौते के तहत नहीं बना हुआ है, ठीक, पहला। दूसरा है कि राज्यों का जो संघ जो है, जो राज्य का जो संघ बना हुआ है, स्टेट का जो समूह बना हुआ है, जो संघीय व्यवस्था है हमारा, उसमें से कोई भी राज्य ये चाहे कि उस संघ से अलग होना तो वह नहीं हो सकता। तो ये संघ बनाया क्यों गया है, संघ बनाया इसलिए गया है कि हमारे भारत में देखें तो काफ़ी विविधता है, वहाँ पे हर जगह डाइवर्सिटी मिलेगी, हर तरह के कल्चर का डिफरेंसेज है। इसलिए क्या किया गया है कि संघ तो बनाया गया है लेकिन प्रत्येक स्टेट को ऐसा पावर दे दिया गया है
कि वो अपने अनुसार क्या करने, गवर्न करने, अपने सुविधा के अनुसार वहाँ पे, वहाँ के कल्चर के अनुसार, वहाँ सोसाइटी के अनुसार, उसके अनुसार क्या करे, अपना लॉ बनाए, कानून बनाए, उसके आधार पे अपना संचालित करे, गवर्न करने स्टेट को। ठीक, लेकिन कोई स्टेट ये चाहेगा ठीक कि वह किसी संघ से अलग होना, तो वह नहीं हो सकता, क्योंकि वह किसी समझौते के अंतर्गत नहीं बना हुआ है। तो भारत आर्टिकल 1 में आपसे आप पूछेगा कि राज्यों का संघ जो व्यवस्था बनाया गया किस आर्टिकल में, आर्टिकल 1 में बनाया गया है। क्या भारत का कोई राज्य किसी सेंटर से अलग हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आपको ये 2 फीचर याद रखने हैं। चलिए, इसलिए भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसको विभिन्न जो है लोगों ने, विभिन्न विद्वानों ने इसको विभिन्न तरह से डिफाइन किया है। उन्होंने बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जोन्स इसको क्या बोलते हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था को क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। जब भी फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आए तो आप कंक्लूजन में आप ये सब लिख सकते हैं कि मॉरिस जो हमारे, हालांकि हमने संघीय व्यवस्था को तो अपनाया है, लेकिन हमारा संघीय व्यवस्था ऐसा है जिसमें कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई एग्रीमेंट के तहत नहीं बनाया गया है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि एक सुचारू रूप से शासन को चलाया जा सके भारत में, इसलिए ये संघीय व्यवस्था का प्रावधान व्यवस्था किया गया है भारतीय संविधान में। उसी तरह देखिए, ग्रेनविल ऑस्टिन इसको क्या बोलते हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था को बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं इसको। आइवर जेनिक्स व अन्य क्या बोलते हैं इसको, आइवर जेनिक्स एवं अन्य क्या बोलते हैं इसको, फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइज टेंडेंसी। तो ये आपको, ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी कभी पीटी में भी पूछ सकते हैं कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म किनके द्वारा कहा गया है, इंडियन फेडरलिज्म को, तो वह मॉरिस जोन्स के द्वारा कहा गया है। 5वें नंबर के फीचर हम देखते हैं। ये सब जो पॉइंट है, ये जो फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर पीटी के एग्जाम देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि संघीय व्यवस्था के कौन सी विशेषताएं हैं या कौन सी नहीं है, एकात्मकता की कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषता नहीं है। भारत का संसदीय स्वरूप, जैसा कि बता दें कि भारत में कौन सी है, संसदीय व्यवस्था है, अर्थात आप जो देखते हैं संसद वह व्यवस्था है, भारतीय संसदीय व्यवस्था है। सरकार की देखिए तो 2 तरह की व्यवस्था जनरली होती है, एक संसदीय व्यवस्था, एक अध्यक्षीय प्रणाली, ये अध्यक्षीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक, लेकिन भारत में हम लोगों ने कौन सा अपनाया है, संसदीय स्वरूप को अपनाया है। यह संसदीय स्वरूप जो है, अर्थात सरकार का जो संसदीय स्वरूप जो हमने अपनाया है, किन देशों से लिया है, जैसा कि हम लोग देखा था कि संविधान के बहुत सारे फीचर जो हैं क्या है, बहुत सारे देशों से अपनाया गया है। ठीक, तो ये संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संसदीय व्यवस्था जो भारतीय संसदीय व्यवस्था है वो किस देश से लिया गया है, तो वह ब्रिटेन के संसद से लिया गया, या ब्रिटेन के संविधान से बोल सकते हैं कि वहाँ से लिया गया, संसदीय तंत्र को अपनाया गया है। ठीक, जिसमें क्या होता है, संसदीय में पूछ सकता है आपसे कि संसदीय व्यवस्था जिसमें क्या होता है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय एवं सहयोग सिद्धांत पर आधारित होता है। अर्थात संसदीय व्यवस्था में ये फीचर है, या संसदीय व्यवस्था की ये फीचर है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच सहयोग होता है। ठीक है ना, सहयोग के जरिए शासन को चलाया जाता है। लेकिन वही अध्यक्षीय प्रणाली या अध्यक्षीय सरकार में क्या होता है, जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। अब यहाँ आपको विधायिका और कार्यपालिका समझना है, ये है क्या, जैसे हम लोग देखते हैं कि मिनिस्टर होते हैं, जैसे आप सेंट्रल लेवल पर देखिए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी होते हैं, और उनमें से कुछ लोग चुन के मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री भी एक मिनिस्टर होता है, टॉप लेवल पर सबसे टॉप में जो मिनिस्टर होते हैं उनको वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, और उसके बाद देखिए राष्ट्रपति होते हैं। तो ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, जितने मिनिस्टर हो गए और जो प्रेसिडेंट हो गए ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आ गए, और जितने भी जो आपके हो गए अदर जो हो गए वो क्या हो गए, वो विधायिका के अंतर्गत है। लेकिन इसमें क्या है कि और कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय होता है, किसमें, संसदीय स्वरूप में। लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है, अध्यक्षीय प्रणाली में होता है जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको एक अलग पावर दे दिया जाता है, वो अपने तरह से काम करते हैं, उनके पास जो जो पावर आती है उससे अलग से करते हैं, और जो विधायिका होती है उनके बीच अलग से पावर होता है, अर्थात दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है, इसमें अध्यक्षीय प्रणाली में। लेकिन जो होता है संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों में क्या होता है, कोऑपरेशन के जरिए शासन को चलाया जाता है। और संसदीय प्रसव व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संसदीय व्यवस्था, आपसे यूं पूछेगा विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय एवं सहयोग का प्रावधान किसके अंतर्गत है,
अध्यक्षीय प्रणाली सरकार के अंतर्गत होता है या संसदीय स्वरूप की विशेषता है। ऐसे पूछ सकता है कि संसदीय स्वरूप की विशेषता के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन कार्यपालिका और विधायिका के बीच होता है। ये स्टेटमेंट गलत है या सही है, आपको आंसर करना है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है हमारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। संविधान में केवल केंद्र ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई है। ठीक, हमारे भारतीय संविधान में, ठीक, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। उसके अंतर जो है संसदीय जो व्यवस्था की गई है वह न सिर्फ केंद्र में है बल्कि क्या है, वह राज्य में भी है। राज्य में भी देखें गवर्नर, उसके बाद मिनिस्टर बनते हैं स्टेट लेवल पे, स्टेट मिनिस्टर, और उसके बाद जितना एमएलए होते हैं वह एमएलए सारे विधायिका के अंतर्गत, जितने मिनिस्टर बन गए वो क्या आ गए, कार्यपालिका के अंतर्गत भी आ गए और विधायिका के अंतर्गत भी आ गए। ठीक है, तो आप देखें तो संसदीय जो प्रणाली हम देख रहे हैं वो कहाँ पे है, संसदीय प्रणाली ना कि सेंटर में भी है, स्टेट में भी संसदीय प्रणाली देखने को मिलती है। भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संसदीय प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक, तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन पूछता है कि संसदीय प्रणाली की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। तो संसदीय प्रणाली के अंतर्गत क्या विशेषता होती है, वास्तविक एवं नाम मात्र के कार्यपालिका की उपस्थिति। अर्थात संसदीय प्रणाली में वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों तरह की कार्यपालिका होती है। वास्तविक कौन होते हैं, जो चुन के जाते हैं अर्थात पीएम, स्टेट लेवल पे कौन हो जाएंगे, सीएम। जो वास्तविक जो होंगे, वास्तविक कार्यपालिका कौन होगी, वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आ जाएंगे, सेंट्रल लेवल पे पीएम हो जाएंगे, स्टेट लेवल पे सीएम हो जाएंगे। ठीक, नाम मात्र की सिर्फ एक नाम के लिए रखा जाता है, तो नाम मात्र के लिए कौन हो जाएंगे, सेंटर में हो जाएंगे प्रेसिडेंट और स्टेट में कौन हो जाएंगे, गवर्नर। तो ये विशेषता किसकी है, ये संसदीय प्रणाली की विशेषता है। दूसरी विशेषता है संसदीय प्रणाली की बहुमत वाले दल की सत्ता। अर्थात जो सबसे ज़्यादा वोट ग्रहण किए हैं या वोट से विजित हुए हैं उन्हीं को क्या हुआ कि सत्ता अर्थात सरकार बनाने को अधिकार दिया जाता है, वही सरकार बनाते हैं। तो बहुमत वाले दल की सत्ता किसकी विशेषता है, संसदीय प्रणाली की विशेषता है। तीसरी विशेषता क्या है, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। ठीक, अर्थात जो कार्यपालिका है अर्थात जो मिनिस्टर हैं देखेंगे, या सेंट्रल लेवल पे मिनिस्टर देखें, ठीक, या स्टेट लेवल पे मिनिस्टर देखें, जो मिनिस्टर होंगे वो किसके प्रति जिम्मेदार होंगे, विधायिका के प्रति जिम्मेदार होंगे। अर्थात विधानसभा के प्रति जिम्मेदार कहाँ होंगे, कौन होंगे, जो स्टेट लेवल के होंगे, जितने स्टेट लेवल के मिनिस्टर होंगे वह विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे। संसद अर्थात लोकसभा के प्रति कौन जिम्मेदार होंगे, जितने भी जो मिनिस्टर होंगे सेंट्रल लेवल के वह लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे। तो तीसरी विशेषता क्या है, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, या किसकी विशेषता है, ये संसदीय प्रणाली की विशेषता है। ठीक है ना। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था कि सबसे पहले क्या होते हैं, सबसे पहले स्टेट लेवल पे एमएलए बनते हैं, इन्हीं में से क्या होता है, मिनिस्टर बनते हैं। उसी प्रकार देखें सेंट्रल लेवल पे देखें, पहले वही जो होते हैं वो एमपी चुन के एमपी बनते हैं, ठीक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, और इसी में से क्या होते हैं, मिनिस्टर बनते हैं सेंट्रल लेवल पे। ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं पांचवी विशेषता है प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का नेतृत्व। अर्थात देखें तो रियल पावर अर्थात वास्तविक पावर किसके अंतर्गत में केंद्रित होता है, वह होता है प्रधानमंत्री के। कहाँ पे, सेंटर में। सेंटर में देखें तो रियल पावर प्रधानमंत्री के हाथ में केंद्रित होता है, और स्टेट लेवल पे मुख्यमंत्री के। अर्थात हमारी जो पांचवी विशेषता है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, ये विशेषता किसकी देख रहे हैं, ये विशेषता देख रहे हैं संसदीय प्रणाली की विशेषता हम देख रहे हैं। ठीक, छठी विशेषता है निचले सदन का विघटन। अर्थात लोकसभा अथवा विधानसभा का विघटन, निचले सदन बोला जाता है लोकसभा को। ठीक, लोकसभा और विधानसभा को निचले सदन बोला जाता है। ठीक, तो इसका विघटन अर्थात अब देखें कि नॉर्मली 5 साल पे हमारे यहाँ इंडिया में भारत में एक नॉर्मल प्रोसेस से रहो तो 5 साल तक लोकसभा और या विधानसभा रहती है। तो निचले सदन का विघटन यह प्रावधान किसकी विशेषता है, यह संसदीय प्रणाली की विशेषता है। तो हम लोगों ने देखा कि संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अब यहाँ देखते हैं, हालांकि हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को अपनाया है लेकिन कुछ डिफरेंसेज है उसमें। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि संसदीय प्रणाली की ब्रिटेन से कैसे डिफरेंस है। ठीक, तो हम लोगों ने संसदीय प्रणाली तो ब्रिटेन से अपना ही ली है या ब्रिटेन के संविधान से तो अपना ही है, लेकिन कुछ जो है उससे भिन्न है हमारी संसदीय प्रणाली। कैसे, उदाहरण के लिए
ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। अर्थात ब्रिटिश संसद की तरह जो है हमारा जो भारतीय संसद है वो संप्रभु नहीं है, अर्थात वो कुछ भी चाहे ऐसा नहीं कर सकती है ऐसा। लेकिन ब्रिटेन में चाहे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन भारतीय संविधान में संप्रभु नहीं है, अर्थात संसद कुछ भी, अर्थात कुछ भी चाहे वो कर सकती है, क्या ऐसा नहीं कर सकती हमारी संप्रभु। उसकी भी एक संसद की एक लिमिटेशन है, ठीक। इसके अलावा एक पहला तो ये हो गया, ठीक, विशेषता कि भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से तो लिया गया है, लेकिन कुछ डिफरेंसेज है उसमें। डिफरेंसेज, पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस यह है कि भारत का जो संसदीय प्रणाली है वह संप्रभु, या भारत का संसद जो है वो संप्रभु नहीं है। दूसरा ये है कि भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, अर्थात भारत के जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किसके आधार पे होता है? वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन। देखिए डायरेक्ट जो होते हैं डायरेक्ट इलेक्टेड होकर नहीं आते प्रेसिडेंट, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। कौन? भारत के जो प्रधान होते हैं। आपसे यूँ पूछ सकते हैं कि भारत का प्रधान कौन होता है? प्रेसिडेंट, सीएम, पीएम, इस तरह ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का प्रधान जो होता है वो होता है कौन? वो होता है प्रेसिडेंट होता है। वही से तरह पूछेंगे सरकार का प्रधान कौन होता है? तो सरकार का प्रधान जो होता है वो पीएम होता है। फिर से भारत का प्रधान कौन? भारत का प्रधान प्रेसिडेंट, और सरकार का प्रधान कौन? सरकार के प्रधान होते हैं पीएम होते हैं, ठीक। क्योंकि भारत के जो प्रेसिडेंट है उनको निर्वाचित किया जाता है भारत में, इसलिए हम लोग हमारा देश को बोलते हैं ये गणतंत्र देश है, ठीक। जबकि ब्रिटेन में क्या होता है? उत्तराधिकारी व्यवस्था, अर्थात वहाँ एक राजा की परंपरा है, ठीक। वहाँ पे जो है जो भारत का जो प्रधान, वहाँ का जो ब्रिटेन के जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं? वह होते हैं ब्रिटेन के महारानी होंगे या ब्रिटेन के प्रिंस होंगे वहाँ पे, अगर महारानी नहीं होंगे तो वहाँ के उत्तराधिकारी जो होते हैं वही वहाँ के प्रधान होते हैं ब्रिटेन में। तो ये दो डिफरेंसेज आपको ब्रिटेन के देखने को मिलता है। चलिए, इसलिए हम देखते हैं कि क्या होता है कि भारतीय संसदीय प्रणाली है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सारी विशेषता को देखते हुए कि यह उत्तरदायी सरकार। हमने देखा कि उत्तरदायी सरकार कैसे हो जाता है, क्योंकि मिनिस्टर जो होते हैं वो संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं, स्टेट लेवल में विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। उसी तरह इसको मंत्रिमंडलीय सरकार भी बोलते हैं, ठीक, क्योंकि मंत्री जो होते हैं वही गवर्न करते हैं, वही कार्यपालिका वाला काम करते हैं, ठीक। तो और वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार होते हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं, यूँ समझे कि मंत्री जो होते हैं ना, सारे मंत्री, पावर उन्हीं में केंद्रित होता है, ठीक। इसलिए इसको मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहते हैं। प्रधानमंत्री सरकार भी बोला जाता है भारतीय संसदीय प्रणाली को। प्रधानमंत्री सरकार क्यों बोला जाता है? क्योंकि पावर जो होता है अंततः किसमें केंद्रित होता है? वह प्रधानमंत्री में केंद्रित होता है। चलिए, छठा में देखते हैं, छठी विशेषता में संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। छठी विशेषता भारतीय संविधान की क्या है? वह संसदीय संप्रभुता, अर्थात एक क्या सामंजस्य बैठाया गया है, अर्थात संसद को पावर दिया गया है, ठीक, संप्रभुता के लिए, अर्थात संसद जो है वह अपना डिसीजन ले सकती है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि एक मेजर डिसीजन वो जो चाहे वो नहीं कर सकती, कुछ लिमिटेशन है उसके पास, ठीक। उसी तरह न्यायिक सर्वोच्चता, ठीक, न्यायालय को भी पूर्णतः उतना पावर नहीं दिया गया है, न्यायालय भी कुछ लिमिटेशन में, अर्थात ये दोनों के बीच, अर्थात संसद और न्यायिक व्यवस्था दोनों के बीच, अर्थात न्यायपालिका दोनों के बीच शक्तियों का इस तरह सामंजस्य किया हुआ है कि कोई एक दूसरे पे हावी न हो। तो दोनों की इस तरह की संविधान में हमारी विशेषता कर दी गई है। संविधान में इस तरह प्रावधान कर दिया गया है कि कोई भी चाहे तो डिक्टेटर ना बन जाए, ना कि न्यायपालिका बन पाए, ना क्या होगा कि संसद बन पाए, ठीक। इसमें क्या है, जैसे समझते हैं इसको कि संसद की संप्रभुता, अर्थात हमने देखा था कि ये कहाँ से लिया गया है? यह ब्रिटिश संसद से लिया गया है। संसद की संप्रभुता कहाँ से लिया गया? ये विशेषता कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश की संसद से लिया गया, लेकिन कुछ डिफरेंसेस कर दिया गया, ठीक। इसको विशेषता को हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ समझते हैं कि संसदीय संप्रभुता, ठीक, जैसे न्याय देखें कि कुछ प्रावधान, ठीक, अगर संसद बनाती है, संसद समझिए कोई लॉ बनाती है, अगर वह लॉ संविधान के विरुद्ध में है तो न्यायपालिका उसको क्या कर सकती है? निरस्त कर सकती है। उसी प्रकार देखिए न्यायपालिका कुछ ऐसे लॉ बना देती है, ठीक, अगर संसद को लगता है कि वह संविधान के विरुद्ध है तो संसद भी चाहे तो उसमें संशोधन कर सकती है। इस तरह देखिए तो दोनों में एक तालमेल जो किया गया है, तालमेल अच्छी तरह से बनाया गया है उसमें, ठीक। तो इस तरह की जो व्यवस्था है हमारे संविधान में किया गया है, ये संविधान की छठी विशेषता है।
ठीक, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है। हम लोगों ने देखा था कि कैसे भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है। ठीक उसी प्रकार आप देखें कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा समिति है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति का प्रावधान है या न्यायिक समीक्षा का जो विशेषता है, ठीक, वो कहाँ से लिया गया है? वो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। ठीक, अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय अर्थात न्यायालय व्यवस्था जो है उसका अधिकांशतः फीचर अमेरिका से लिया गया, अमेरिकी न्यायालय से लिया गया है। लेकिन उसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। भारतीय न्यायालय व्यवस्था, भारतीय जो न्यायालय सिस्टम है उसका और अमेरिका का जो न्यायालय सिस्टम उसका। भारत में जो अब हम लोगों ने अपनाया है, वहाँ जो अपनाया काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, विधि की नियत प्रक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। विधि की नियत प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक, ये दोनों में काफ़ी अंतर है। हालांकि हम लोगों ने संसदीय जो सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वह विशेषताएं जो है उसकी कुछ विशेषताएं जो है हम लोग अमेरिका से तो अपनाए हैं, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंसेज है। अब वो डिफरेंसेज क्या है वो हम लोग देखते हैं कि भारत में हम लोगों ने क्या है कि विधि की नियत प्रक्रिया को अपनाया है, लेकिन जहां अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया को अपनाया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। अनुच्छेद 21 आपसे यूं पूछ सकता है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का वर्णन आपको किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है भारतीय संविधान के? वह अनुच्छेद 21 अर्थात 21 में मिलता है। आपसे यूं पूछ सकता है क्वेश्चन मेंस में कि विधि की नियत प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या अंतर है, दोनों के बारे में टिप्पणी करें, और या दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मेंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि विधि की नियत प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोनों में क्या अंतर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है। ठीक, अर्थात संविधान सभा के जो मेंबर थे उन्होंने क्या किया कि हम लोगों ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता को तो अपनाया, लेकिन कुछ डिफरेंसेस के साथ अपनाया। उसी तरह अमेरिका की न्यायपालिका के कुछ फीचर को अपनाया और क्या किया, दोनों में एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की या संतुलन बनाने की कोशिश किया गया। तो ये सब फीचर आपको कहाँ देखने मिलेंगे? ये भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं, अब समझते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की नियत प्रक्रिया क्या है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक, एक इसको लेमैन टर्म में समझते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अर्थात जो संविधान में जैसे वर्णन किया गया है कि इस प्रोसेस के जरिए ही संविधान में संशोधन होंगे, ठीक, उसी प्रोसेस को अपनाया जाएगा, चाहे वो प्रोसेस मोरल हो, नैतिक हो या नहीं हो। ठीक, आपको याद रखना है, एक लेमैन टर्म में आपको बता रहे हैं, चाहे जिस तरह की प्रोसेस अपनाया गया है उसी प्रोसेस को फॉलो करके अगर किसी भी कानून को बनाया जा रहा है तो वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक, और इसमें क्या होगा कि कोई संसद या विधानसभा कोई नियम बनाती है, अब तो जुडिशरी क्या करती है, उसको देखती है कि संविधान में जिस तरह की प्रोसेस को बताया गया है क्या उस प्रोसेस को फॉलो किया गया है या नहीं। वो यह नहीं देखती है क्या वह बनाया गया विधान जो लॉ है वह नैतिक है या नैतिक नहीं है। ठीक, तो ये आ गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत सिर्फ प्रोसेस को देखा जाता है कि वो किस तरह के प्रोसेस को अपनाया गया है। ठीक, अगर वहाँ लिखा गया है कि साधारण बहुमत से ये लॉ पारित होगा तो वहाँ देखते हैं कि क्या साधारण बहुमत से यह पारित किया गया है या नहीं। विशेष बहुमत से किसी विधायी लॉ को पास करना है, क्या हुआ विशेष बहुमत से उस विधि को पारित किया गया है या नहीं। प्रेसिडेंट से पहले सजेशन लेना है, क्या हुआ प्रेसिडेंट से पहले सजेशन लिया गया है या नहीं। तो इस तरह की जो व्यवस्था, इस तरह की जो प्रोसेस को संविधान में वर्णित होता है, अगर उस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है तो उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहा जाता है और जुडिशरी सिर्फ इसी प्रोसेस को देखती है भारतीय व्यवस्था में। ठीक, उसी अंदर विधि की नियत प्रक्रिया,
विधि की नियत प्रक्रिया जो है ये कहाँ पे है, विधि की नियत प्रक्रिया ये अमेरिका में फॉलो होता है। यहाँ प्रोसेस तो हम देखते ही हैं, अर्थात प्रक्रिया तो देखते ही हैं कि जो संविधान में वर्णित है क्या उस प्रक्रिया को अपनाया गया है या नहीं बनाया गया। साथ साथ वहाँ की जुडिशरी यह भी देखती है क्या वह बनाया गया विधि नैतिक है या नहीं है। तो वहाँ जो होती है जुडिशरी जो होती है दो चीज़ों को देखती है। पहला प्रोसेस को देखती है कि प्रोसेस जो बताया गया संविधान में उसको फॉलो किया गया है या नहीं, और दूसरा वह यह भी देखती है क्या वह नैतिक है या नहीं है। ठीक, भारतीय संविधान में हम लोगों ने विधि की नियत प्रक्रिया को नहीं अपनाया है। ठीक, क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि हमारे जो संविधान सभा में जो मेंबर थे उन्होंने यह देखा कि नैतिक या अनैतिक देखना सिर्फ जुडिशरी के कुछ मेंबर ही ये डिसाइड कर पाते हैं। ठीक, जुडिशरी के कुछ मेंबर ही ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या यह विधि नैतिक है या नहीं, नैतिक नहीं है। ठीक, अर्थात यूं कहें तो जुडिशरी के कुछ मेंबर ही आप चाहें तो किसी भी विधि को रोक सकते हैं। ठीक, लेकिन यह एक देखा जाए एक डेमोक्रेसी के तौर पर देखा जाए तो यह एक अच्छी व्यवस्था नहीं मानी गई है। हमारे जो संविधान सभा में जो मेंबर थे उन्होंने ये देखा कि यह एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि एक जुडिशरी के कुछ ही मेंबर ये डिसाइड करेंगे कि यह कोई भी विधि नैतिक है या नहीं है। अर्थात कुछ मेंबर के पास ही ये अधिकार चला जाएगा कि वो डिसाइड कर सके कि कोई विधि नैतिक है या अनैतिक है। तो इस तरह चाहेंगे तो जुडिशरी मान लीजिए 30-35 मेंबर का जुडिशरी है तो वही डिसाइड कर देंगे कि ये लॉ अनैतिक है, इसलिए इसको निरस्त कर दिया जाता है। अर्थात 30-35 मेंबर ही पूरे कानून को, पूरी व्यवस्था को चाहें तो वह खराब कर सकते हैं, या यूँ कहें कि उनके अंदर में पूरा का पूरा पावर चला जाएगा। इसलिए हम लोग जो है विधि की नियत प्रक्रिया को नहीं अपनाए भारतीय संविधान में। नेक्स्ट देखते, इसलिए आप देखेंगे कि अमेरिकी जो न्यायालय है उसको थर्ड चेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बोला जाता है। थर्ड चेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव क्यों बोला जाता है? क्योंकि जुडिशरी चाहे तो किसी भी विधि को कह दे कि यह विधि तो अपनाया गया, प्रोसेस तो अपनाया गया है, लेकिन अनैतिक है, और इस तरह क्या हो जाएगा, किसी भी बिल को चाहे तो वह निरस्त कर सकती है। तो इस तरह देखिए कुछ मेंबर ही चाहे तो विधि को रोक सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे विधि की नियत प्रक्रिया को नहीं अपनाया था। ठीक, तो इसलिए जो अमेरिका का जो है न्यायालय को क्या बोला जाता है, थर्ड चेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। ठीक है ना, लेजिस्लेटिव का काम होता है विधि बनाना। ठीक, हम लोग देखा। अब यहाँ जो है वहाँ के न्यायालय को क्या कहा दिया गया है, अमेरिका के न्यायालय को थर्ड चेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, जो एक आइडियल डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। आइडियल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि पावर कहाँ केंद्रित होना चाहिए, पावर जो पीपल ऑफ इंडिया मतलब जो लोग हैं, जो वोटर है, उनके हाथ में केंद्रित होना चाहिए, और वो जिनको वोट करके इलेक्ट करके भेजे उनके अंदर में पावर आनी चाहिए। और यहाँ क्या हो जा रहा है, यहाँ हो जा रहा है कि जुडिशरी चाहे तो किसी भी लॉ को अनैतिक घोषित करके क्या कर सकते हैं, उसको किसी भी लॉ को निरस्त कर सकते हैं। इसलिए जो हम लोगों ने क्या किया कि विधि की नियत प्रक्रिया को नहीं अपनाया। चलिए 7वें नंबर को फीचर का देखते हैं, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक, अर्थात भारतीय न्याय व्यवस्था जो है वह एकीकृत है। आप देखें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट, उसके बाद स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट, ठीक, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आपको सेंट्रल लेवल पे होता है। और तीनों के लिए डिस्ट्रिक्ट से, अगर डिस्ट्रिक्ट के किसी लॉ से आप सहमत नहीं है उनके डिसीजन से, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट से नहीं जा सकते हैं तो प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। तो इस तरह देखिए एक एकीकृत व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। ठीक, तो एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। उसी तरह एकीकृत व्यवस्था तो है, और न्यायपालिका को जो है क्या किया, विधायिका से स्वतंत्र कर दिया। अर्थात विधायिका चाहे तो न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है ना, तो यह व्यवस्था किसमें किया गया, भारतीय संविधान में किया गया। वहीं आप देखें तो अमेरिका में देखें तो वहां पे देखें कि संघीय न्यायालय अलग व्यवस्था है उसका, और स्टेट के लिए अलग व्यवस्था है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, भारत में क्या है कि एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक, जिसमें देखिए भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पे है। हम लोगों ने देखा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और शीर्ष पे कौन है, सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं अमेरिका में हम लोग देखा कि संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य के कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। यहाँ एक चीज और देखना है कि संघीय जो कानून है उसको कौन, संघीय न्यायपालिका, और राज्य के कानूनों को
राज्य न्यायपालिका लागू करती है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ अगर जो सुप्रीम कोर्ट है वह कुछ ऐसे नियम बना सकती है जिसको स्टेट गवर्नमेंट को भी फॉलो करना अनिवार्य है, ठीक। लेकिन अमेरिका में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट की न्यायपालिका के लिए स्टेट और जो सेंटर के न्यायपालिका के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसा नियम बना देती है उसको स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना है। उसी तरह देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, अर्थात जुडिशरी के काम में अगर चाहे तो विधायिका इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक। तो स्वतंत्र न्यायपालिका के अंतर्गत क्या क्या विशेषता, स्वतंत्र कैसे बनाया गया, क्या क्या ऐसे फीचर डाले गए हैं जिससे न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है। पहला विशेषता है न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, अर्थात उनका एक उम्र फिक्स कर दिया गया है कि न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, अगर एक बार वह इनकी हो जाती है, उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, तो एक फिक्स टाइम तक वह न्यायपालिका यानी न्यायाधीशों के रूप में कार्य करेंगे। संसद चाहे तो हटा नहीं सकती जब तक वो विशेष प्रावधान है उसके लिए विशेष प्रावधान का अपनाकर न करे, ठीक। उसके लिए विशेष संशोधन करना पड़ेगा, ठीक, विशेष प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके वो न्यायाधीशों के हटा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे जनरली वो चाहे तो नहीं हटा सकते। तो न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है, ठीक। उसे न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, इसकी एक सेवा शर्त फिक्स की गई है न्यायाधीशों के लिए, ठीक। उसका तीसरी व्यवस्था देखें, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, ठीक। संचित देखेंगे जब आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे संचित निधि क्या होती है, और आने वाली बहुत सारी 3 निधि होती है, वो तीनों निधि के बारे में हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे। अर्थात भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खर्चे का वहन किया जाएगा, ठीक। अर्थात यूँ समझे कि इनकम जो है, जो उनकी जो आय हो, वेतन जो मिलेगा एक फिक्स है, चाहे कुछ भी हो जाए उनको वेतन मिलेगा, ठीक है ना। संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन मिलेगा, एक्सेप्ट आपातकालीन अगर लागू नहीं होता। वो आगे हम जब पढ़ेंगे आपातकालीन व्यवस्था तो उसमें देखेंगे कि किन किन का वेतन काटा जा सकता है, किन किन का वेतन को कम किया जा सकता है, वो जब आगे पढ़ेंगे। एक नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा कि भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन किया जाएगा, ठीक। ये सब क्या है, न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए इस तरह की व्यवस्था को संविधान में इंक्लूड किया गया है, ठीक। विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, ठीक। अर्थात न्यायपालिका जो काम करती है, ठीक, उस पर संसद में किसी तरह की चर्चा नहीं होगी, ठीक। यह विशेषता बनाया गया संविधान में, ठीक। क्यों बनाया गया? स्वतंत्रता के लिए, अर्थात न्यायपालिका में किसी तरह का इंटरफेयर ना हो और न्यायपालिका एक निष्पक्ष निर्विरोध अपना क्या करे, एक अपना काम करे वो, ठीक है। सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अर्थात एक बार जब वो सेवानिवृत्त हो जाए जज, तो उनके लिए प्रावधान बनाया गया है कि अदालत में वह फिर दोबारा कामकाज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन को छोड़कर, ठीक। तो सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, ये भी न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए किया गया है। अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, अर्थात न्यायपालिका को यह अधिकार है कि कोई उनकी अवमानना करता है न्यायपालिका तो वह न्यायपालिका उसको दंड दे सकती है। ये सब जो विशेषता देख रहे हैं स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषता है, अर्थात न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। उसके बाद देखते हैं कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, ठीक। अर्थात कार्यपालिका अर्थात मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सबको क्या पढ़कर न्यायपालिका से अलग रखना, अर्थात न्यायपालिका न्यायपालिका अपने स्वतंत्र रूप से अपना काम करेगी और विधायिका उसमें कार्यपालिका उसमें किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक। तो ये सब विशेषता जो आप देख रहे हैं वह न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए किया गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार, ठीक। आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है वह हमारा लास्ट वीडियो होगा संविधान की विशेषता के अंतर्गत। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे संविधान का उद्देश्य, या हम लोग देखेंगे कि संविधान के उद्देशिका को पढ़ेंगे, अर्थात प्रीएम्बल को पढ़ेंगे, जो आने वाला सेकंड वीडियो होगा, ठीक। अर्थात हम लोगों ने 35वां वीडियो रखा है, 37वां वीडियो जो हमारा होगा वह हमारा क्या होगा, प्रीएम्बल पे आधारित होगा। अभी यहाँ पे संविधान की लगभग 8-9 विशेषताएं और है जो आने वाले वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। इस तरह हमारे संविधान की विशेषता समाप्त हो जाएगी
और उसके बाद हम लोग प्रीएम्बल को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।